Assalamu alaikum. So in the last class we did a case study, and today we will start with section B, question number 2. Okay. To improve allocative efficiency, economists frequently advise government to remove existing subsidies to the private sector provider of education. With the help of a diagram, evaluate this advice. 20 marks. जी भाई, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये जो टॉपिक है, एफिशिएंसी और गवर्नमेंट की बात हो रही है। टू रिमूव एग्जिस्टिंग सब्सिडी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्राइवेट सेक्टर और प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन। चार वर्ड्स मुझे दिखे। पहला वर्ड जो मुझे दिखा वो मुझे एफिशिएंसी का दिखा। दूसरा वर्ड जो मुझे क्वेश्चन में दिखा वो मुझे दिखा गवर्नमेंट इंटरवेंशन का। सर पहला वर्ड मुझे कौन सा दिखा है? पहला वर्ड मुझे एफिशिएंसी का दिखा है। दूसरा वर्ड मुझे गवर्नमेंट इंटरवेंशन का दिखा है। ठीक है। तीसरा वर्ड जो मुझे दिखा है वो मुझे सब्सिडी का दिखा है। ठीक है। चौथा वर्ड जो मुझे दिखा है वो एजुकेशन का दिखा है, एंड वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज अ मेरिट गुड। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है मार्केट फेलियर प्लस एफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं जरा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन? फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज नॉलेज एंड एनालिसिस, एंड वी गेट 14 मार्क्स फॉर द नॉलेज एंड एनालिसिस पार्ट। Sir, second assessment objective is evaluation, and we get 6 marks for the evaluation part, right? Correct? Okay. Let's start with the marking scheme. Okay. Get ready. Okay. So we are starting with marking scheme of this question. Please गौर करिएगा. Section B, question number 2. Okay. Section B, question number 2. हाँ जी, सबसे पहले हमें एफिशिएंसी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करनी पड़ेगी? सबसे पहले हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि व्हाट इज एफिशिएंसी। तो मुझे बताओ यार, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। सर एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस एंड मिनिमम इनपुट, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है? जी, वालेकुम सलाम। घर पे फौरन तो नहीं हो सकती, मेरी क्लास चल रही है, 20 आधे घंटे में ख़त्म होगी। आधा घंटा तो रुकना पड़ेगा। आधा घंटा तो रुकना पड़ेगा दोस्त। A2 की शुरू भी हो गई, आधी होने वाली है। ओके, अल्लाह हाफिज। ट्राई। ओके। ओके। एफिशिएंसी का मतलब होता है लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना। एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी दो चीजों को मिला के बनी है, एलोकेटिव एफिशिएंसी प्लस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। क्वेश्चन, एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है यार? मैंने है ना केस स्टडी कराई थी ना, उसमें भी हमने सीखा था। कोई बच्चा मुझे लिख के बता सकता है एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? What is allocative efficiency? Allocative efficiency is achieved when marginal social cost is equal to marginal social benefit. ऐसा ही है भाई। Allocative efficiency is achieved when resources are allocated according to society's point of view. That is, marginal social cost is equal to marginal social benefit, and where there is no welfare loss. Okay, ऐसा ही है भाई। ऐसा ही है भाई। सही कह रहा हूँ। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे नो वेलफेयर लॉस होगा। सही है। और साथ साथ इसकी हमें डायग्राम भी बनानी होगी। और एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट और आपकी प्राइस इक्वल हो। तो आपके पास आप दो डायग्राम बना सकते हो। एक डायग्राम आपको कोई भी बनानी है, या तो आप एमएससी एमएसबी की बना लो, या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस बना लो। ठीक है। सेट है। तो आप दो डायग्राम बना सकते हो, या तो आप एमएससी और एमएसबी जहाँ पे इक्वल है ये वाली बना सकते हो। ठीक है। ऊपर आ जाएगा प्राइस, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है। ऊपर आ जाएगा प्राइस, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी।
ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है ये एमएसबी हो गई, ये जो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है ये एमएससी हो गई, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस हो गई और ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, एक ये बना सकते हो आप। दूसरी आप बना सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर वाली। ये कौन से स्ट्रक्चर की लाइन है हॉरिजॉन्टल, कोई बच्चा बताएगा प्लीज। कौन से स्ट्रक्चर की लाइन है ये? ऊपर आ गया पी सी आर प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, नीचे आ गया क्वांटिटी, ये आ गई प्राइस, ये हो गया डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ऐसा कब होता है? परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में। सही है। अच्छा, फिर ये हो गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट की लाइन। ऐसा ही है भाई, ये आपकी हो गई मार्जिनल कॉस्ट की लाइन। ठीक है। और एलोकेटिव एफिशिएंसी कब अचीव होगी? जब मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो। ऐसा ही है भाई। ठीक है, सेट है भाई, ओके है। इसके बाद आप डिफाइन करेंगे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद आप क्या डिफाइन करेंगे? इसके बाद यू विल डिफाइन व्हाट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो आप क्या बताएंगे? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होती है? व्हेन एवरेज टोटल कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। ये लिखोगे आप। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज अचीव व्हेन एवरेज टोटल कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। इट इज अ पॉइंट विच इज नोन एज मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी उस पॉइंट पे अचीव होती है जिसको कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ लेबर इक्वल होगा। क्या बोला आपको? मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल वो पॉइंट है जहाँ पे कैपिटल और लेबर इक्वल होगा और आउटपुट आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ऐसा ही है भाई। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो मैं इधर लिखूँ एट दिस पॉइंट योर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इज इफेक्टिव। इस पॉइंट पे आपका फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होता है। ठीक है। अब ये सवाल का स्टार्टिंग हो गई। अब आप यहाँ से शुरू करेंगे और आप सबसे पहले इसको डेफिनेशन देंगे अबाउट व्हाट इज मार्केट फेलियर। तो आपको याद है मार्केट फेलियर क्या होता है सर? मार्केट फेलियर अकर्स ड्यू टू ओवर एंड अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिसकी वजह से सोसाइटी को लॉस होता है। उस लॉस को वेलफेयर लॉस या फिर डेड वेट लॉस कहते हैं। ठीक है। फिर आप इसको बताएंगे व्हाट इज सोशल कॉस्ट। ठीक है, व्हाट इज, फिर आप इसको बताएंगे व्हाट इज सोशल कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट इज सम ऑफ टू कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आप बताओगे प्राइवेट कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज बॉर्न बाय society. Social cost is a cost which is borne by society. Private cost is a cost which is borne by consumer and producer. And external cost is a cost which is borne by third party. ठीक है? For example, air pollution, noise pollution. Then you will define what is social benefit. Okay. So what is social benefit? Social benefit is the benefit to the whole society. And social benefit has two benefits, private benefit and external benefit. Private benefit is received by consumer producer, कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एक्सटर्नल बेनिफिट थर्ड पार्टी रिसीव करती है। ठीक है। फिर इसके बाद आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज एमएससी and MSB in just one line. Marginal social cost is additional cost of producing every additional unit. Marginal social benefit is additional benefit of consuming every additional unit. उसके बाद आप मेन काम पे जाएंगे। उसके बाद यू विल डिफाइन सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। उसके बाद आप क्या डिफाइन करेंगे? डिफाइन सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। तो इफ यू रिमेंबर, आपको बताया गया है दैट सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज अ पॉइंट वेयर एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी, वेयर देयर इज नो वेलफेयर लॉस। ठीक है, क्या बताएंगे आप? सोशली ऑप्टिमम लेवल वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट एलोकेटेड है, इक्वल है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्या लिखोगे आप? रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्या बोला भाई आपको? सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट वो पॉइंट है जहाँ पे एमएससी और एमएसबी इक्वल है और वहाँ पे रिसोर्सेज सोसाइटी के मुताबिक एलोकेटेड है। और आप ये डायग्राम बनाओगे और इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे। डायग्राम आपके सामने फिर बना रहा हूँ।
सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे प्राइस, नीचे आप लिख देंगे क्वांटिटी। ठीक है। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हो गई ये किसकी हो गई, ये हो गई एमएससी की, ये हो गई एमएसबी की, जहाँ पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस क्वांटिटी। तो इधर देखते रहिए आप। ये सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा एमएस, इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा एमएस बी, इधर मैं लिख दूंगा एमएससी, दिस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, दिस इज योर सोशली ऑप्टिमम लेवल, एट दिस पॉइंट देयर इज नो वेलफेयर लॉस। सही है। अब अगर आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, अब अगर आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एवरी एडिशनल यूनिट, अगर आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो तो एवरी एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूसिंग मोर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट देन इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट। ऐसा ही है भाई। ये जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है ये कॉस्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बेनिफिट में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। ऐसा ही है भाई। ठीक है। ओके। मुझे बताओ, मुझे बताओ, तो हमें इस वेलफेयर लॉस को, इस एक्सटर्नल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्वांटिटी को कट बैक करना चाहिए और सोशली ऑप्टिमम लेवल तक ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है। अगर मैं अंडर प्रोडक्शन करता हूँ, जो कि कौन से गुड के केस में होती है, मेरिट गुड्स की केस में अंडर एलोकेशन करता हूँ, अंडर प्रोडक्शन करता हूँ, तो एडिशनल यूनिट कॉस्ट बेनिफिट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कॉस्ट में कम कर रहा होता है। ऐसा ही है भाई। एडिशनल यूनिट बेनिफिट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और कॉस्ट में कम कर रहा होता है। ऐसा ही है भाई। तो ये जो है ना, ये जो है वो आपका वेलफेयर लॉस होगा। ऐसा ही है। इस एक्सटर्नल बेनिफिट, ये जो सी से डी तक का एरिया, ये एक्सटर्नल बेनिफिट है। इस एक्सटर्नल बेनिफिट को मिनिमाइज करने के लिए आपको आउटपुट को एक्सटेंड करना चाहिए, आपको और यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, ताकि जो बेनिफिट आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे आप वो प्रोवाइड करें। ठीक है। और आप इसकी डायग्राम बनाएंगे जो आपके बराबर में दी हुई है, और इस डायग्राम की आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक है। ये आप करेंगे। ठीक है। ओके। इतना आपको मैं आंसर पढ़वा भी देता हूँ, रुको। ओके, प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, मैं आपको पूरा आंसर भी रीड आउट करा दूंगा। ओके, नाउ आफ्टर डिस्क्राइबिंग दिस, ओके टिल हेयर, आप यहाँ तक ये समझाओगे, दिस इज द एफिशिएंसी पार्ट, इट्स completed. Okay, once you are done with this, you're gonna start from here. Okay, you're gonna start from here, this is the market failure part. ठीक है, यहाँ से आप शुरू करेंगे, इसको रीड करना शुरू करें प्लीज। फिर मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ।
अच्छा, उसको आप बोलो कि मुझे मैसेज करे, ठीक है। आस्किंग टू टेक्स्ट मी, तुम्हारे रेफरेंस लिखे, तुम्हारा पूरा नाम लिखा, मुझे मैसेज करे व्हाट्सएप पे, इसका कुछ करते हैं। Okay, once you are done with this, you may read this. This is the diagram which you were asking. So you can give explanation of this diagram as well. Okay. This is the socially optimum level part, which will make the diagram and then the explanation. Then we will go forward towards the causes now. So you can see this diagram, then we will go forward. Okay, once you are done with this, then we will start with definition. Then we will start with causes of market failure. तो मुझे आप एक बात बताओ, वैसे तो मार्केट फेलियर की बहुत सारी कॉजेज है, कौन कौन सी होती हैं? पब्लिक गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, मोनोपोली। हम कौन सी लिखेंगे? विल वी राइट पब्लिक गुड, डीमेरिट गुड्स? क्या हम लोग पब्लिक मेरिट, डीमेरिट और पब्लिक डीमेरिट और मोनोपोली लिखेंगे या नो? वी डोंट नीड टू राइट दिस बिकॉज क्वेश्चन इज सोली रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन इज अ मेरिट गुड। क्या करना चाहिए भाई? प्लीज जवाब तो दे दें जरा। व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए? अच्छा जी, अब हम लोग डिफाइन करेंगे कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, ठीक है। इसके बाद हमें डिफाइन करना है कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, जिसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे मेरिट गुड्स। तो मुझे बताएं यार, व्हाट आर मेरिट गुड्स? तो आपने बोला सर मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड दे क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है, एंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, वह एक्सटर्नल बेनिफिट और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करते हैं। और इसको कौन रिसीव करता है? थर्ड पार्टी रिसीव करती है, ऐसा ही है। एंड द एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। सही है। फिर आप बताएंगे कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दिस गुड इज अंडर कंज्यूम्ड एंड अंडर प्रोड्यूस्ड। अंडर कंज्यूम्ड का क्या मतलब है? अंडर कंज्यूम्ड का मतलब है कि इसकी डिमांड भी कम है और इसकी सप्लाई भी कम है। तो क्या मतलब है? अंडर कंज्यूम्ड है और अंडर प्रोड्यूस्ड है, इसकी डिमांड भी कम है, इसकी सप्लाई भी कम है। तो वी गोना मेक अ डायग्राम ऑफ अ फॉल इन डिमांड फॉर मेरिट गुड्स ना, बिकॉज इट इज अंडर कंज्यूम, ठीक है। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे प्राइस, नीचे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। ऊपर आ जाएगा प्राइस, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। दिस लाइन इज एम एस बी, दिस लाइन इज एम एस सी, दिस इज इक्विलिब्रियम एंड दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये लाइन हो गई एम एस बी, ये लाइन हो गई एम एस सी, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई प्राइस और ये हो गई क्वांटिटी। ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, अब हम लोग एक और लाइन बनाएंगे, उसका नाम है एम पी बी। उसका क्या नाम है? उसका नाम है एम पी बी, ठीक है।
और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है। और ये आ गई आपकी प्राइस और क्वांटिटी, ये आपकी इंट्रो डायग्राम है। दिस इज द इंट्रोडक्शन डायग्राम फॉर विच गुड, फॉर मेरिट गुड। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, एमएसबी की इक्वेशन क्या है? एमपीबी प्लस ईबी। तो अगर मैं एमएसबी में से एमपीबी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक्सटर्नल बेनिफिट बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन एमएसबी एंड एमपीबी इज एक्सटर्नल बेनिफिट। तो ये किसका एरिया हो गया? ये एक्सटर्नल बेनिफिट का एरिया आ गया। ठीक है। ये वो बेनिफिट है जो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट का एरिया आ गया। ठीक है। यस, एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन का एरिया होगा। वंस यू आर, देन यू विल राइट दिस पैराग्राफ दैट दिस इज रिलेटेड टू द मेरिट गुड्स। आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे, दिस इज रिलेटेड टू मेरिट गुड्स। ठीक है। फ्रॉम हेयर टिल हेयर दिस पैराग्राफ इज रिलेटेड टू मेरिट गुड्स, जिसमें ये वाली डायग्राम भी कवर हो गई। आप एक बार इसको भी पढ़ लें। फिर मैं अब पॉलिसीज की तरफ चलता हूँ। ठीक है, इसको रीड कर लें प्लीज। ओके, सो वंस यू आर डन विद एक्सप्लेनिंग मार्केट फेलियर, देन आप सब्सिडी की बात करेंगे, बिकॉज सवाल, क्वेश्चन इज सोलिली रिलेटेड टू सब्सिडी। तो मुझे बताएं भाई, व्हाट इज सब्सिडी? तो व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी इज अ ग्रांट और कैश पेमेंट। ठीक है, क्या बताएंगे आप? सब्सिडी इज अ ग्रांट और कैश पेमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। सब्सिडी इज अ ग्रांट और कैश पेमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर, जिससे प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम होती है, प्रोड्यूसर का बर्डन कम होता है, और इससे प्रोड्यूसर मोटिवेट होता है, और सप्लाई जो है वो आपकी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है, जिससे सरप्लस होगा, जिससे प्राइस कम होगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी डिमांडेड कितने से बढ़ेगी, ये हमें पीईडी बताएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मेरिट गुड वॉज अंडर कंज्यूम्ड एंड अंडर प्रोड्यूस ना, तो ये ओवर कंज्यूम्ड हो गया और ये ओवर प्रोड्यूस्ड हो गया, राइट? अच्छा, आप मुझे बताएं डायग्राम क्या बन सकती है? सब्सिडी से आपके प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ेगी, ऐसा ही है भाई? सब्सिडी से आपके प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ेगी, तो नाउ यू कैन मेक दिस डायग्राम। सबसे पहले आप ऊपर लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर लेबलिंग करेंगे। ऊपर आ जाएगा प्राइस और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। ऊपर आ जाएगा प्राइस, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसको एमएससी कहते हैं। ओके, सो दिस इज योर एमएसबी, दिस इज योर एमएससी, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपकी प्राइस हो गई और ये आपकी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये आपकी एमपीबी की लाइन हो गई। सही है। ये आपकी किसकी लाइन हो गई? ये आपकी एमपीबी की लाइन हो गई। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, जहाँ पे क्या हो रही थी, जहाँ पे अंडर एलोकेशन हो रही है। ठीक है, ये वही पुरानी डायग्राम जो अभी हमने ऊपर बनाई, वो हमने इसको पहले कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे बताओ, जो एम एस बी और एमपी बी के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपका एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन है। ऐसा ही है जब एरिया, ये एरिया है। ये पुरानी डायग्राम हो गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और गवर्नमेंट सब्सिडी इस क्वांटिटी के ऊपर देगी, ताकि इससे कंजम्पशन बढ़ जाए और प्राइस और कम हो जाए, क्योंकि सब्सिडी से प्राइस भी कम होनी चाहिए और क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए ना।
तो अब जैसे ही सब्सिडी मिलेगी तो सब्सिडी इस क्वांटिटी के ऊपर मिलेगी, तो जैसे ही सब्सिडी मिलेगी तो ये हो जाएगा MSC इज इक्वल टू MPC प्लस सब्सिडी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका न्यू इक्विलिब्रियम E2, ठीक है। और यहां से आ जाएगी न्यू प्राइस, ठीक है, ये आ गई आपकी न्यू प्राइस। और ये आ गई आपकी क्वांटिटी, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो आपका जो पहले सोशली ऑप्टिमम लेवल था वो था पहले MSC इज इक्वल टू MSB, लेकिन अंडर एलोकेशन की वजह से आप एक्सटर्नल बेनिफिट जो प्रोवाइड करा जा रहा था वो करा जा सकता था, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, जिसको हल करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, ठीक है। जिसको हल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, जिससे प्राइस और फर्दर कम हो गई और क्वांटिटी और बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, उसके बाद आप किसकी तरफ जाएंगे, आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो कंक्लूजन में आप सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिसीज लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कंक्लूजन में जाएंगे जिसके अंदर आप डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिसीज लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिसीज। जैसे आप बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि सब्सिडी इफेक्टिव हो, जैसे आप चाहते हैं कि अगर सब्सिडी इफेक्टिव हो तो आपका जो एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन है वो इक्वल होना चाहिए पर यूनिट सब्सिडी के, ठीक है। जो आपका एक्सटर्नल बेनिफिट फॉरगोन का एरिया है वो पर यूनिट सब्सिडी के इक्वल होना चाहिए। दूसरा, सब्सिडी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तीसरा, इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा, ठीक है। और इट डिपेंड्स अपॉन पीईडी, पीईडी से कनेक्ट करोगे कि इलास्टिक में सब्सिडी सक्सेसफुल है, इन इलास्टिक में अनसक्सेसफुल है, ठीक है। सही है भाई, और क्या बताओगे। अब आप इधर आओ, अब आप चेक करो मार्किंग स्कीम क्या कह रही है। मार्किंग स्कीम कह रही है द यूज ऑफ प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन द प्राइवेट सेक्टर माइट नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन अटेम्प्टिंग टू द प्राइस प्रिसाइज लेवल ऑफ सब्सिडी रिक्वायर्ड टू अचीव एन एलोकेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। Subsidies provided by the public sector are often expensive and their use will automatically create opportunity cost। मैंने बोला ना भाई, सब्सिडी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। Subsidies in the private sector will mean that access to education is still based on ability to pay. This create inequitable outcomes in the society, ठीक है। सही है, फिर आप क्या लिखोगे, द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट सपोर्टेड बाय सब्सिडी माइट एनेबल प्राइवेट फर्म्स टू कट कॉस्ट एंड टू रिड्यूस एनी अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी लीडिंग टू मोर एफिशिएंट यूज ऑफ स्carce रिसोर्सेज। सही है, फिर ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्टेट प्रोविजन ऑफ एजुकेशन माइट लीड टू लेस एफिशिएंट आउटकम एंड रिड्यूस द टाइम टेकन टू इंश्योर अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज अवेलेबल ऑन इक्वल बेसिस थ्रू आउट द पॉपुलेशन। द इम्पैक्ट ऑन प्राइस एंड आउटपुट इन सम सर्कमस्टांसेस टेक अ लॉन्गर टाइम। मैंने बोला ना लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आएगा। फिर आप बताओगे एडवर्टीजमेंट कॉस्टली है और सक्सेसफुली परसुएज नहीं कर सकते लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखोगे, सही है। अब आप देख लो इधर, आपने ये 3 पॉइंट्स लिखे, फिर आप एक और पॉइंट लिखोगे, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है। आप लिखोगे पीपल डू नॉट नो, ट्रू बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता, मेरिट गुड्स के एजुकेशन के ट्रू बेनिफिट्स अंडरमाइन होते हैं और अंडर रियलाइज करे जाते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, सही है। इसके ट्रू बेनिफिट्स अंडरमाइन और अंडर रियलाइज करे जाते हैं, लोगों को ये नहीं पता कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, सही है। लोग इसको अंडरमाइन करते हैं कि पढ़ाई के क्या ट्रू बेनिफिट्स हैं। फिर आप एंड में लिखोगे कि मार्केट फेलियर रिड्यूस हो सकता है, मार्केट फेलियर रिड्यूस हो सकता है, रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम क्लियर होगी बिल्कुल, राइट।